हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंजू मैम आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए मेजर होम साइंस का सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, जो कि 4th सेमेस्टर में आप लोगों का हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन के नाम से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके पूर्व क्लासेस में मैं एक लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज मैं सेकंड चैप्टर लेकर आई हूँ, जो कि आपका हाउस प्लानिंग है। तो आइए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। हाउस प्लानिंग यानी गृह योजना, ये आपका कौन सा चैप्टर है? लेसन 2 है या चैप्टर 2 है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गृह योजना या हाउस प्लानिंग। तो हम कोई भी काम करने से पहले क्या करते हैं? हम योजना बनाते हैं ना, प्लानिंग करते हैं ना, कि ये काम हम ऐसे करेंगे, इसमें इतने लोग को शामिल करेंगे, इतने समय पे ये हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। बिना प्लानिंग के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो उसी तरह से हम जब घर बनाते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। तो वो सारी जो प्लानिंग होती है वो किसके अंतर्गत आती है? तो गृह योजना के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। स्टूडेंट, किसके अंतर्गत आएगी? गृह योजना के सिद्धांत के अंतर्गत आएगी। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन आपका इस टाइप का आ सकता है कि गृह योजना के सिद्धांत हैं। तो ये 10 पॉइंट्स जो हैं ये आपके सिद्धांत में आते हैं। तो आइए देखिए, इसमें पहला सिद्धांत है आपका आमुख, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। इसके अंतर्गत 2 पॉइंट्स आते हैं आपके, दिशा और बाह्य रूप। आमुख का तात्पर्य होता है कि जैसे सूर्य है, हवा, वर्षा और आसपास का जो क्षेत्र हो वो भवन के अनुसार हो, यानी जो हम घर बना रहे हैं वो उसके अनुसार हो, उसकी वहाँ से मतलब सूर्य का प्रकाश, हवा, ये सब की क्या हो? आपकी उचित व्यवस्था हो। ओरिएंटेशन का मतलब ही होता है कि एक तरह से ओरिजिन, ठीक है। दूसरा आपका है बृहदता यानी रोमीज, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोमीज। तो ये आपका होता है कि जैसे कि कमरे में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? बृहदता बोलते हैं। जैसे हमारे घर का जो कमरा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? हमारे यूज के लायक होना चाहिए, उसका हम अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। ओके स्टूडेंट। तीसरा है आपका समूहीकरण, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग। समूहीकरण का अर्थ होता है कि कमरों की परस्पर स्थिति को देखते हुए इनकी व्यवस्था करना। यानी जैसे कि हम कोई भी घर बना रहे हैं, कमरा बना रहे हैं, तो हमारा जैसे हम अरेंजमेंट करते हैं ना कि बेडरूम के ठीक सामने हमारा क्या होना चाहिए? किचन होना चाहिए, डाइनिंग हॉल होना चाहिए। तो ये सब क्या है? आपके सब उसमें समूहीकरण में आते हैं। जैसे उसमें आपका देखिए बरामदा होना, शयन कक्ष का होना, स्नानागार होना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके समूहीकरण के अंतर्गत आते हैं। चौथा है आपका संवहन, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। संवहन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। संवहन का मतलब होता है कि आपका कि जो आवास में उचित संवहन का होना आवश्यक है। यानी इसमें क्या होना चाहिए? जैसे क्षैतिज, लंबवत, ये सब हम देखते हैं ना, क्षैतिज संवहन और लंबवत संवहन। इसका मतलब कि जैसे हम अपने रूम से बरामदे में जा रहे हैं या आंगन में जा रहे हैं, तो वो चीज़ों को इसमें संवहन के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो क्षैतिज संवहन आपका 2 तरह का होता है, क्षैतिज संवहन और लंबवत संवहन। क्षैतिज संवहन का तात्पर्य होता है कि तल पर आने जाने से है, यानी जमीन पर हम आ जा कैसे सकते हैं, वो हमारा क्षैतिज संवहन से तात्पर्य है। और जैसे कि बरामदा हुआ, लॉबी हुआ, गलियारा, इसमें क्या होते हैं? आपके क्षैतिज संवहन में होते हैं। लंबवत संवहन का मतलब होता है कि जैसे कि हम फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर कैसे गए, ये चीज़ क्या होगा? हमारा लंबवत होगा। ठीक है स्टूडेंट। अगला है आपका एकांतता यानी प्राइवेसी। जैसे गृह योजना का सिद्धांत में क्या होता है? प्राइवेसी भी होनी चाहिए, एकांतता भी होनी चाहिए। यानी जैसे आवास हमारा ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ पर क्या हो? एकांतता हो, यानी प्राइवेसी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका परिवर्तनशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी।
इसका मतलब यह है कि प्रत्येक परिवार की वर्तमान और भविष्य जैसे कोई भी फैमिली है तो उसमें क्या होता है, हर परिवार की अपनी स्थिति के अनुसार क्या करता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घर बदलता है ना। तो यानी उसमें क्या होना चाहिए, गृह योजना में आपका परिवर्तनशीलता भी पाई जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7वां, स्वच्छता, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैनिटेशन। स्वच्छता का मतलब ये होता है कि हमारा सबसे बड़ा धन क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो हमारा जो घर होना चाहिए वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, यानी हम ऐसी जगह पर घर बनाए जहाँ का वातावरण क्या हो, शुद्ध हो, साफ हो और स्वच्छता पर पूरा ध्यान दिया जा रहा हो वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे स्थान पर हमें घर बनाए। जैसे स्वच्छता के अंतर्गत हमारा आ जाएगा कि प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, और आपका स्वच्छता भी होनी चाहिए। हवा का जैसे आपका खुला जो हमारा घर का वातावरण हो वो भी क्या होना चाहिए, खुले होना चाहिए, यानी दूषित एरिया में हमारा नहीं होना चाहिए मकान। ये क्या है, आपका गृह योजना के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है आपका वातायन यानी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब होता है कि शुद्ध वायु का प्रवेश एवं अशुद्ध वायु से छुटकारा पाने के तरीका को हम क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन के अंतर्गत ये आता है। जैसे हमारा घर ऐसा होना चाहिए, दरवाजे खिड़की से युक्त होना चाहिए। घर में जैसे रोशनदान होता है तभी घर की जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, रोशनदान के द्वारा ही घर की जितनी गर्मी होती है वो बाहर निकलती जाती है, शुद्ध हवा हमारे रूम में आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वातायन के अंतर्गत आएगा। मितव्ययता, मितव्ययता का मतलब होता है इकोनॉमी। ठीक है, हम घर योजना कर रहे हैं तो उसमें हम अपने बजट को भी देखते हैं। तो हमारा जो बजट होना चाहिए नहीं, मितव्ययता यानी कम खर्चीले में हमको होना चाहिए। ये भी किसके अंतर्गत आता है, ये भी आपका गृह योजना के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका सौंदर्य यानी एलिजेंस। सौंदर्य यानी एलिजेंस। तो जैसे हम क्या करते हैं, हम घर जब बनवाते हैं तो घर को भव्य दिखने के लिए बहुत सारे तरह तरह के डेकोरेशन टाइप का घर बनवाते हैं। खिड़की कैसा होना चाहिए, लॉबी कैसा होना चाहिए, बरामदा कैसा होना चाहिए, बाहर का फ्रंट हमारा कैसा होना चाहिए, सब हम देखते हैं ना, उसी के अनुसार घर बनाते हैं। तो आपका सौंदर्यता भी क्या होना है, सौंदर्य भी आपका गृह योजना के अंतर्गत आता है। ओके स्टूडेंट, ये आपके 10 पॉइंट से इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाएगा, मैंने शुरू में ही बता दिया कि गृह योजना के सिद्धांत है, ऐसे करके दे देगा, फिर इसी में से कोई 3 ऑप्शन उठा के दे दिया। ठीक है, जैसे दे दिया परिवर्तनशीलता, स्वच्छता, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जब ये 10 पॉइंट याद रखेंगे तब तो हम उसमें लगा सकते हैं कि हाँ ए बी दोनों होगा। फिर आइए अगला पॉइंट है, आपको हमने नोट करके बताया है कि गृह योजना 2 भागों में बांटा जाता है। गृह योजना को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जैसे है आपका निर्मित या ढका हुआ क्षेत्र, दूसरा है आपका अनिर्मित या खुला हुआ क्षेत्र। निर्मित क्षेत्र में, निर्मित या ढका हुआ क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, रसोई घर आएगा, स्नानागार आएगा, संग्रह केंद्र, बारांदे, गैलरी, ये सब क्या होते हैं, आपके निर्मित या ढके हुए क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें नोट करके हमने बताया कि निर्मित क्षेत्र स्वास्थ्य और सुविधा दोनों के अनुसार होना चाहिए। जो हमारा निर्मित क्षेत्र होता है वो कितना कैसा होना चाहिए, स्वास्थ्य और सुविधा के अनुसार होना चाहिए। ये जो भूमि का मतलब भूमि का भूभाग का कितना % होता है, 60% होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ढका या निर्मित भाग बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो उसका 60% क्या होता है, आपका निर्मित और ढका हुआ क्षेत्र आता है। कभी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि निर्मित क्षेत्र कितने प्रतिशत का होता है, तो हम क्या बताएंगे कि 60% का होता है। दूसरा है आपका अनिर्मित क्षेत्र या खुला हुआ क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या आता है, आपका आंगन है, लॉन है, साइड गैलरी और टेरेस है। ठीक है, तो ये जो हमारे भूभाग का कितना होता है, 40% होता है। ठीक है, 40% क्या होता है, आपका खुला हुआ क्षेत्र होता है और 60% क्या होता है, आपका ढका हुआ क्षेत्र होता है। फिर इसमें हमने नोट करके बताया है कि अनिर्मित क्षेत्र में न केवल हवा प्रकाश की व्यवस्था होती है, बल्कि यह सुंदरता तथा मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमें खेलना हुआ तो हम क्या करते हैं, टेरिस पे जाते हैं ना, और टेरिस पे ही गमले वगैरह फ्लावर वॉलर लगा कर उसको सुंदर बनाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, हमारा मतलब सुंदरता का भी क्षेत्र माना जा रहा है, और क्या हो रहा है, मनोरंजन का भी क्षेत्र माना जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके किस में आएंगे, आपका ये
गृह प्लानिंग के अंतर्गत ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको आज मैंने बताया। अभी इसी को आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। घर में विभिन्न आवासीय स्थानों की योजना बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका इसी में, घर में विभिन्न आवासीय स्थानों की योजना बनाना। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आपको आएगा, जैसे आपका इसमें क्या होता है, जैसे जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं तो उनका जो घर होता है तो उनके घर में कम से कम नहीं तो 13-14 रूम की होती है। जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो अपनी आवश्यकता अनुसार बनाते। जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो थोड़ा सा निम्न वर्ग से थोड़ा सा ऊपर लेवल का घर बनाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देखिए, तो इसमें क्या होगा, आवासीय में तो बैठक होता है, बरामदा होता है, आपका रसोई होगा, भोजन कक्ष होगा, शयन कक्ष होता है, भंडार गृह होता है, स्नानागार होता है, शौचालय होता है, अध्ययन कक्ष होता है, शिशु कक्ष होता है, अतिथि गृह होता है, गैराज होता है, नौकर का कमरा होता है, सीढ़ी होती है और गलियारे होते हैं और बरामदे भी होंगे, ठीक है, बरामदे भी होंगे, ठीक। 16वां पॉइंट आप लिख लीजिएगा, बरामदे, ठीक है। अब मैंने नोट करके बताया है कि जो निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं तो उनकी जो घर की जो व्यवस्था या वो भूखंड कितने वर्ग फीट का खरीदते हैं, तो ये हमने बताया कि निम्न आय वर्ग का जो होता है वो 25 वर्ग यार्ड से लेकर 100 वर्ग यार्ड तक उनका भूखंड का हिस्सा होता है। मध्यम आय वर्ग का जो होता है वो 100 वर्ग यार्ड से लेकर 400 वर्ग यार्ड्स तक का होता है। जो उच्च आय वर्ग में है उनका क्या होगा, 400 वर्ग यार्ड से लेकर इससे ऊपर 500, 1000 ऐसे तक में कौन आएंगे, आपके उच्च आय वर्ग में आएंगे। अब देखिए जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनका जो घर होगा, उनका जो आवास होगा, तो उनके आवास में कितने रूम होंगे और कौन कौन सा रूम होगा, तो ये हमने आपको बताया है। जैसे निम्न आय वर्ग में रहने का कमरा, शयन कक्ष, ठीक है। दूसरा होगा आपका रसोई घर होगा, स्नान घर होगा, शौचालय और बरामदा होगा। ये किसका होगा, निम्न आय वर्ग के लोगों का होगा। क्यों, क्योंकि ये मतलब अपने खाने जीने भर का ही जुटा पाते हैं, तो इनका जो घर होगा, आवास होगा, वो क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मध्यम आय वर्ग में क्या होगा, मध्यम आय वर्ग का जो स्टैंडर्ड हो जाएगा वो थोड़ा सा निम्न वर्ग से ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बैठक लिविंग रूम हो जाएगा, शयन कक्ष हो जाएगा, भोजन कक्ष, रसोई घर, स्नानागार जो होता है वो 1 या 2 हो सकता है, भंडार घर, बरामदे और आंगन, ठीक है। ये कौन आएगा, मध्यम आय वर्ग के लोगों का आपका भूखंड का घर का बनेगा। फिर है आपका उच्च आय वर्ग में क्या हो जाएगा, तो उच्च आय वर्ग में जैसे जिनके पास अधिक पैसा है तो वो उनका जाहिर सी बात है कि उनके जो रूम की जो संख्या होगी वो क्या होगी, इन दोनों की अपेक्षा ज़्यादा अधिक होगी, ठीक है। तो इसमें वो क्या करेंगे, अलग से बैठक, लिविंग रूम, रसोई घर भी 1 या 2 बना सकते हैं, मतलब आपका मॉडर्न रसोई भी बना सकते हैं, और एक जैसे आपका पुराने जमाने से भी समझ यानी सांस्कृतिक तथ्यों को भी नज़र रखते हुए भी वो अपना बना सकते हैं, ठीक है। शयन कक्ष होगा, शयन कक्ष में ये इनकी जो शयन कक्ष की संख्या क्या हो सकती है, 3-4 हो सकती है, ठीक है। यानी फैमिली मेंबर के अनुसार वो अपना ये शयन कक्ष भी बनाएंगे। अतिथि कक्ष होता है, उसके बाद के अध्ययन कक्ष होगा, शिशु पालन कक्ष होता है, मनोरंजन कक्ष अलग होगा, स्नानागार जो होगा वो शौचालय संलग्न होगा, यानी शौचालय के साथ रहेगा, नौकर का कमरा अलग होगा, गैराज होगा, और अपने घर में ये ऑफिस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका मतलब आवास की जो योजना है उसके अंतर्गत निम्न वर्ग का जो है आवास कैसा रहेगा, मध्यम वर्ग का आवास जो होगा उनमें कितने रूम होंगे, और उच्च आय वर्ग के जो आवास होंगे उनके कितने रूम होंगे, तो ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आपको इससे कुछ हम क्वेश्चन कराते हैं, ये आप नोट कर लीजिए इसको। आइए स्टूडेंट, हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, गृह योजना के सिद्धांत में शामिल है, आमुख है, सामूहिकरण बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है,
संवहन और डी ऑप्शन है ये सभी। तो हमने अभी आपको बताया था कि गृह योजना के सिद्धांत में कितने पॉइंट्स थे, तो 10 पॉइंट्स थे, जिसमें आपको हमने बताया था कि आमुख है, सामूहिककरण होता है, बृहदता होती है, संवहन होता है और एकांतता, परिवर्तनशीलता, सौंदर्य, स्वच्छता, ये सब क्या था, सब आपके किसके अंतर्गत आते थे, गृह योजना के अंतर्गत। मितव्ययता, ये सब क्या थे, आपकी गृह योजना के अंतर्गत आते थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी आमुख भी है, सामूहिकरण भी है और संवहन भी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसका संबंध भवन के मुख्य द्वार की दिशा से है। तो हमने आपको बताया था कि आमुख शब्द यानी गृह योजना के सिद्धांत का पहला ही सिद्धांत क्या था आपका, आमुख था। आमुख में दो आए थे आपके, दिशा और बाह्य रूप। तो हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य द्वार की दिशा से संबंधित क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आमुख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से क्या एक समूह का हिस्सा नहीं है। इनमें से क्या एक समूह का हिस्सा नहीं है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। रसोई, पहला ऑप्शन दिया रसोई घर, दूसरा भंडार गृह, तीसरा शयन कक्ष, चौथा भोजन कक्ष। ठीक है, तो देखिए आपका ये समूह में बनता है। देखिए रसोई घर, भंडार गृह और भोजन कक्ष ये क्या है, एक समूह में है, लेकिन जो आपका शयन कक्ष क्या हो रहा है, ये अलग हो रहा है। ठीक है, यानी रसोई, भंडार और भोजन ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है, लेकिन शयन कक्ष क्या हो रहा है, ये अलग हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में लंबवत संवहन हेतु इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। लंबवत संवहन हेतु हमने क्या बताया था, क्षैतिज यानी भूमिगत, लंबवत मतलब आपका क्या हो रहा है, ग्राउंड फ्लोर से हम फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लंबवत। तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता, देखिए लंबवत में आपका सीढ़ियों का भी प्रयोग हो जाएगा, लिफ्ट का भी प्रयोग हो जाएगा, बरामदा जो होता है आपका क्या हो जाएगा, बरामदे का भी हम आपका ये क्या होगा, बरामदा आपका क्षैतिज में आएगा। ठीक है, और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं। तो हम किस में जाएंगे, हमने अभी आपको बताया था संवहन कितना होता है, दो तरह का होता है आपका, लंबवत और क्या है, क्षैतिज। ठीक है, तो इसमें हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, तो आपका डियर स्टूडेंट इसमें आपको ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो होगा, बरामदा। ये आपका क्या हो, लंबवत नहीं होगा, ये आपका क्या है, क्षैतिज है ना, क्षैतिज है यानी भूमि तल से है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः रसोई घर किस दिशा में रहना अच्छा माना जाता है, यानी रसोई घर किस दिशा में होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है घर की बाहरी दीवार पर, बी ऑप्शन है घर के पीछे की ओर, सी ऑप्शन है बाथरूम के पास और डी ऑप्शन है सीढ़ियों के नीचे। तो हम इसमें किस ऑप्शन पर जाएंगे स्टूडेंट, तो हमारा जो रसोई घर की दिशा जो हो रहना अच्छा माना जाता है किस पे, घर की बाहरी दीवार पे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उचित वातावरण के लिए आवश्यक है। उचित वातावरण के लिए क्या आवश्यक है, खिड़की आमने सामने होना, एक ही जगह दो खिड़कियों का होना, कमरे के लगभग 10 या 15% हिस्से में खिड़कियां हैं, ये सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि ये सभी जो है उचित वातावरण के लिए आपका आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न आय वर्ग हेतु घर में इनमें से क्या नहीं बनाया जाता है, यानी जो निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं वो घर में अपने किसको नहीं इंक्लूड कर पाते। तो देखिए शयन कक्ष होता ही है, रसोई घर भी बनवाते हैं, बरामदा भी बनवाते हैं, लेकिन अतिथि कक्ष जो है वो निम्न वर्ग के लोग नहीं बनाते, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, आशा करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। आप लोग अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोगों को मेजर क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो आसानी से सिंपल भाषा में समझे और क्वेश्चन को वो सॉल्व कर सके। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, इसे राइट डाउन कर लीजिए। ये आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है।